दबाव बना हुआ है। हमारे साथ दो जानकार जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत हम करेंगे, बाजार पर राय लेंगे और साथ ही कॉलर्स को भी शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं, रोहित है मेरे सहयोगी न्यूज रूम से बताने के लिए। रोहित, बताइए कौन से वो मिड कैप गेनर्स और लूजर्स हैं जहां पर नजर रखनी होगी। धन्यवाद चालू। यहाँ पर जैसे कि मिड कैप इंडेक्स में आज गिरावट देखने को मिल रही है, तो शुरुआत करेंगे लूजर्स से और ग्लेनमार्क फार्मा होगा पहला काउंटर, जहाँ पर खबर है कि सीएजी ने कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर्स को एक्सपेंसिव गिफ्ट देते हुए यहाँ पर टैक्स को बचाव करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा यहाँ पर दो दवाएं भी जो डायबिटीज़ की हैं उस पर यहाँ पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। मर्क के साथ जो पेटेंट विवाद है उसके चलते यहाँ पर रोक लगी है और उसी की वजह से यहाँ पर नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल रहा है ग्लेनमार्क फार्मा के काउंटर पे। अगला शेयर होगा ओटल कम्युनिकेशन का, जहाँ पर 19 मार्च को कंपनी की शेयर की लिस्टिंग हुई थी और लगातार उस दिन से यहाँ पर शेयर में गिरावट का रुख बना हुआ है। 160 रुपए के भाव पर यहाँ पर लिस्टिंग हुई थी, हालांकि इशू प्राइस 181 था। लगातार गिरावट का रुख आज भी इस काउंटर पर जारी है। इसके अलावा इमामी की बात करेंगे, जहाँ पर लगातार 3 दिनों से कंपनी के स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। इंडियन होटल्स, यहाँ की ताज मानसिंह होटल का जो ऑप्शन था उसमें अब ये डेफर होता हुआ नजर आया है और उसी की वजह से आज शेयर में एक मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। रैलिस इंडिया होगा आखिरी काउंटर लूजर्स लिस्ट में और यहाँ पर जैसे कि सारे ही एग्री स्टॉक्स में आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, उसी का ही एक इम्पैक्ट यहाँ पर रैलिस इंडिया के काउंटर पे देखने को मिल रहा है। जो बिन मौसम बरसात हुई है उसका वजह से सारे ही एग्री स्टॉक्स में आज गिरावट का रुख जारी है। इसके अलावा लूजर्स गेनर्स की बात करें तो यहाँ पर स्पाइस जेट का काउंटर की बात करेंगे, जहाँ पर कंपनी ने विलमिंगटन ट्रस्ट के साथ सेटलमेंट किया है। ये कंपनी का एक लेसर था जिसने की जहाज दिए थे और अब यहाँ पर सेटलमेंट होते हुए नजर आया है और उसी की एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल रहा है स्पाइस जेट के काउंटर पे। उषा मार्टिन होगा अगला काउंटर, जहाँ की ब्रंदा ससाई माइन के लिए बोलियां एक्सेप्ट हुई और उसी की वजह से लगातार तेजी बनी हुई है सुबह से इस काउंटर में। ग्रैन्यूल्स इंडिया, जहाँ पर स्टॉक स्प्लिट की आज एक्स डेट है और रिकॉर्ड डेट कल है और एक्स डेट के आज एक्स डेट है, जिसके चलते आज शेयर में एक तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पर 10 रुपए के फेस वैल्यू और शेयर को 1 रुपए के फेस वैल्यू में स्प्लिट किया गया था। इसके अलावा सेंचुरी टेक्सटाइल, जहाँ पर सीमेंट कारोबार को रिस्ट्रक्चरिंग की योजना है और ऐसी अटकलें हैं और उसी की वजह से आज शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। टोरेंट पावर, जहाँ पर गैस पोलिंग के लिए इस हफ्ते यहाँ पर कैबिनेट की बैठक हो सकती है, जिसमें कि कंपनी का काफी निवेश यहाँ पर रिवाइव कर सकते हैं। 60,000 करोड़ तक के निवेश माने जा रहे हैं कि जो अटके हुए हैं वो रिवाइव होते नजर आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर ये सारे ही काउंटर्स होंगे जो पर गेन्स देख रहे हैं। धन्यवाद रोहित। रोहित ने बहुत सारे स्टॉक्स का मेंशन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल वील हैव अ लुक एट ऑल द स्टॉक्स हु आर इन द लूजर्स लिस्ट। ग्लेनमार्क फार्मा उन्होंने एक नाम लिया, ओरिएंटल कम्युनिकेशन, इंडियन होटल्स, इमामी, रैलीज इंडिया, ये सारे स्टॉक्स बहुत लोअर ट्रेड कर रहे थे। स्पाइस जेट, ग्रैन्यूल्स इंडिया, सेंचुरी टेक्सटाइल, टोरेंट फार्मा, उषा मार्टिन, जो ये स्टॉक्स उन्होंने मेंशन किया वो एक 4% टू 13% के रेंज से हायर ट्रेड कर रहे हैं। चलते हैं हमारे गेस्ट के पास, विजय चोपड़ा, वेलकम टू द शो। आपसे एक क्विक रिएक्शन ऑन द स्टॉक्स जो रोहित ने हाईलाइट किए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल योर रिएक्शंस ऑन ग्लेनमार्क फार्मा एंड देन ऑन स्पाइस जेट। ग्लेनमार्क फार्मा नो डाउट एक अच्छी कंपनी है। नो डाउट अभी क्या है कि थोड़ी खबर के चलते हुए हमने गिरावट देखने को मिली है। कुछ मुनाफा वसूली भी हो सकती है क्योंकि सारे फार्मा काउंटर्स में हमने तेजी देखी और पिछला जो रैली हुई है उसमें मेरे ख्याल से जितने भी मेजर फार्मा काउंटर्स थे उन सब ने पार्टिसिपेट भी किया। खबरें जरूर हैं कि डॉक्टर्स को उन्होंने कुछ शायद कुछ अनटोवर्ड चीजें दी हैं, बट मैं ये कहूंगा कि ये सारी कंपनीज के साथ ही होता है। जितना मैं फार्मा इंडस्ट्री को समझ पाता हूं तो केवल ग्लेनमार्क को आप स्टैंड लोन बेसिस पे नहीं देख सकते। और अगर आप फ्राइडे के बाजार को देखें तो सारे के सारे फार्मा पैक में ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, चाहे वो सन फार्मा रहा हो, चाहे रैनबैक्सी रहा हो, चाहे ग्लेनमार्क रहा हो, चाहे लुपिन रहा हो, तो सभी में गिरावट देखने को मिली थी। तो स्टैंड लोन बेसिस जिस पे ग्लेनमार्क को नहीं देख सकते। मुझे लगता है कि थोड़ी सी गिरावट है बट स्टिल इट्स अ वेरी गुड काउंटर। अगर जो लोग होल्ड कर रहे हैं उसको जरूर होल्ड करें। दूसरा स्टॉक जो आपने बोला स्पाइस जेट, मैंने आप ही के चैनल पे कई बार पहले बोला है कि अब जो है वो स्ट्रांग हैंड्स में जाती दिख रही है कंपनीज। जो मरान से हटकर अजय सिंह जो है वो फोरफ्रंट में आ रहे हैं इस कंपनी को और हमें आगे आने वाले टाइम में भी काफी डील्स होती दिखेंगी, काफी पॉजिटिव अनाउंसमेंट देखने को मिलेंगी। हालांकि एविएशन सेक्टर कहीं भी पैसा नहीं बनाता बट स्टिल मुझे लगता है कि स्पाइस जेट में भी थोड़ी स्टीम बाकी है और यहाँ से आप कोई भी निवेशक अगर इसको खरीदता है तो 15-20% का मूव भी कंफर्टेबली देख सकते हैं। जी
तो ग्लेनमार्क फार्मा सुबह आपको स्टॉक्स टू वॉच में भी दिखाया गया था। इनफैक्ट क्योंकि इनका लैब पर भी यही सेम खबर है, सीएजी ने जो है वो डॉक्टर्स पर ये आरोप, कंपनी ने इनफैक्ट आरोप लगाया कि टैक्स बचाने के लिए डॉक्टर्स को एक्सपेंसिव गिफ्ट देने का आरोप है कंपनी पर। हमारे साथ दूसरे जानकार भी मौजूद है, हमारे साथ मानस जायसवाल है। सर स्वागत है आपका कार्यक्रम में। निफ्टी फिलहाल 8578 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। बीता हफ्ता हमने देखा यहाँ पे सेंटिमेंट वीक ही रहा, लेकिन अब क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए इन्वेस्टर्स को? स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच होनी चाहिए या कैसे देखें आप बाजार की चाल को? देखिए, ट्रेंड डेफिनेटली वीक है और लोअर टॉप लोअर बॉटम्स कंटिन्यूसली डेली चार्ट में देखे जा रहे हैं। लास्ट सेशन में भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट 8600 का जो पिछला लो था वो भी ब्रीच किया था निफ्टी ने। मैं समझता हूँ ये जो ट्रेंड है लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का, ये आने वाले टाइम में भी कंटिन्यू रहेगा और निफ्टी अपना 100 डे मूविंग एवरेज जो कि कहीं ना कहीं 8490 के आसपास है वो टेस्ट कर सकता है। तो बिल्कुल अगर करंट लेवल पे भी एक ट्रेडर के लिहाज से अगर सोचे तो अगर 1 से 2 दिनों का ट्रेड लेना हो तो वो शॉर्ट ट्रेड ही रहेगा। 8635 के स्टॉप लॉस रखे और टारगेट 8490 के रहेंगे। चलिए, इन्होंने टारगेट्स दे दिए हैं। चलते हैं हमारे पहले कॉलर की तरफ। मिस्टर दीपक है हमारे साथ यूपी से। दीपक, आपका सवाल क्या है? गुड आफ्टरनून सर, मैं यूपी हाथरस से बोल रहा हूँ। मैंने टाटा कॉफी ले रखे हैं सर 102 के बाद से 1000 शेयर। एनी स्पेसिफिक रीजन आपने टाटा कॉफी क्यों चुना? सर आप ही के चैनल पर मिस्टर तामेने जी ने रिकमेंड किया था टाटा कॉफी को, तो मैंने उन्हीं के कहने से लिया था। अब आपको राय दिला देते हैं। 1000 शेयर्स है विजय इनके पास में टाटा कॉफी के। एट 102 लगभग 90 के करीब चल रहा है। थोड़ा सा नुकसान हो रहा है उनको। गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या लगता है कि इनको क्या करना चाहिए? इधर शुड ऐड ऑन सेल करें या क्या करें? देखिए, मैं ये कहूँगा टाटा कॉफी बहुत स्ट्रांग कंपनी है और जिस तरह का इसका जो करार है इसका स्टारबक्स के साथ, या जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, या जो ब्रांड्स हैं इनके और जो इनके पास प्लांटेशंस हैं, उसके चलते हुए इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रांग काउंटर। तो इसमें कहीं पैनिक की आवश्यकता नहीं है। कभी भी एक अच्छे शेयर को आप करेक्शन में ले सकते हैं। मान लीजिए जैसे अभी आपको 85 के लगभग में मिलता है, तो मैं कहूँगा इसमें ऐड करके आप एवरेज करें, अपनी जो बाइंग प्राइस है उसको नीचे लेके आएं और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप इसमें बढ़ोतरी देखेंगे। अगर आप ओवरऑल मार्केट को देखें तो बाजार में भी ठीक ठाक करेक्शन आया है और स्टॉक्स में भी हमने देखा है कि करीब 10 से 20% की करेक्शन तो आमतौर पे स्टॉक्स में हुई है। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई पैनिक नहीं है। ये एक बुल रन का एक पार्ट होता है करेक्शन, जब स्टॉक्स में करेक्शन आता है। तो टाटा कॉफी इज अ वेरी स्ट्रांग काउंटर। फंडामेंटली मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आती और इसको आप ऐड भी कर सकते हैं अगर थोड़ा यहाँ से नीचे आता है। चलिए, और फर्दर एडिशनल बाइंग कर सकते हैं। फिलहाल कोड करिए जिसके पास पोजीशंस हैं टाटा कॉफी में। अगले कॉलर है हमारे साथ विजय हैं गाजियाबाद से। विजय, गुड आफ्टरनून, सवाल बताइए। गुड आफ्टरनून मैम, मेरे पास शेयर है एजुकॉम सोल्यूशन के 24 पे, ठीक है, और 500 शेयर हैं धनलक्ष्मी बैंक के 38 पे। तो आई एम ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो व्हाट शुड आई डू? एड्यूकॉम का परचेजिंग प्राइस आपने 34 बताया। 24 पे आपने लिया हुआ है, ठीक है, ओके। विजय, आपसे राय लेना चाहूंगी। एड्यूकॉम 13 पे है फिलहाल, नीचे चल रहा है इनके प्राइस से। इनका 24 का प्राइस है। दूसरा धनलक्ष्मी बैंक, दोनों पर आपकी क्या सलाह होगी? देखिए, एडुकॉम पे तो मैं यही कहूंगा कि आप एग्जिट करें रैलीज में। जैसी कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप बेहतर होगा कि आप बाहर आएं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अपने डेट बर्डन से बाहर कभी कंपनी आ पाएगी। एक समय था जब इसको एक अनयूजुअल वैल्यूएशन मिली थी इस कंपनी को, और बहुत सारे लोगों ने जो एडुकॉम स्मार्ट क्लासेस है उसके चलते हुए इसको वैल्यूएशन दिया था। बट मेरे हिसाब से दिस स्टॉक इज कम्प्लीटली आउट ऑफ फ्लेवर ऑफ द मार्केट। एंड सेकेंडली, यहाँ पे जो डेट बर्डन है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से ये रेवेन्यूज मैच कर पाएंगे जो उनका डेट है उसको। तो मेरे हिसाब से इट्स ए कंप्लीट सेल। वंस यू गेट एन अपॉर्चुनिटी इन एनी रैली, यू गेट आउट। दूसरा जो स्टॉक आपने बोला धनलक्ष्मी बैंक, मैं इसका बाइंग प्राइस तो नहीं समझ पाया, मगर इसमें निश्चित रूप से आप बने रहिए, क्योंकि देखिए काफी टाइम से एक टेक ओवर टारगेट है। इसमें इन्वेस्टर्स आने की खबरें आती जाती रहती हैं, तो उसके चलते इस स्टॉक में कभी तेजी देखने को मिल भी जाती है। मेरे हिसाब से धनलक्ष्मी बैंक में आप होल्ड रह सकते हैं और एडुकॉम में आप बाहर आ जाइए किसी भी रैली में। चलो, दोनों स्टॉक्स एडुकॉम और धनलक्ष्मी बैंक में आपको राय दी जा चुकी है विजय चोपड़ा द्वारा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, बट आपको फटाफट बता देते हैं कि ये शो में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप आपका सवाल लिखकर भेज सकते हैं 57575 पर, और यू कैन कॉल टोल फ्री नंबर 180018034545 और 012042582237। देखते रहिए मिटके बाजार।
आप देख रहे हैं मिड कैप बाजार। निफ्टी समेत 580 के लेवल पर होल्ड करेगा और सेंसेक्स भी 28296 के लेवल पर बंद। Here we are. So much for one brushstroke. और इनफैक्ट यहाँ पर एक स्पाइक आया है स्टॉक पर। इसका अगर इंट्राडे चार्ट हम देखें, करीबन 1.5% की बढ़त देखी जा रही है और 5 अंकों की बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। रिलायंस कैपिटल का शेयर 444 के रेट पर। विजय, आपसे व्यू लेना चाहूंगी रिलायंस कैपिटल, आपकी राय? देखिए, इंश्योरेंस बिल आने के बाद हमने देखा था इसमें काफी इंटरेस्ट जागा था और रिलायंस कैपिटल को काफी टाइम से कोशिश भी कर रहा है। Here we are. So much for one brushstroke. कि काफी डैमेज देखा है स्टॉक ने और अब ऐसा लगता है कि काफी इंटरनेशनल कंपनीज इंटरेस्टेड होंगी क्योंकि इंडियन इंश्योरेंस मार्केट नो डाउट काफी तेजी से ग्रो कर रहा है और उस ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने के लिए जो भी कंपनीज शुमार हैं जो लिस्टेड हैं, मुझे लगता है उनको फायदा पहुंचेगा। तो रिलायंस कैपिटल भी उनमें से एक कंपनी है, नो डाउट इसमें एक पोजीशन बनाई है। सकती है और प्लीज मेरी लाइन नहीं काटिए, मैं टीवी के सामने नहीं हूँ। तो हेलो ओके, हेलो, आप बोलिए। लाइन नहीं काटिए सर। सर मेरे पास 12 शेयर। जी, आपका लाइन कट नहीं किया जाएगा, आपका सवाल पूछिए। जी मेरे पास 12 शेयर इंडियन बैंक के हैं, तो आपको 50 रुपये के हिसाब से मैं इसको 1 साल तक भी होल्ड कर सकता हूँ। मेरे को क्या करना चाहिए? जी, आपको राय दिला देते हैं हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट की। मानस जायसवाल 1200 शेयर्स इनके पास में, इंडसइंड बैंक एट 450 रुपीज। टेक्निकल पर्सपेक्टिव से आपको क्या लगता है इनको क्या करना चाहिए? ही कैन वेट फॉर 1 ईयर। देखिए, डेफिनेटली जितना अच्छे पैटर्न्स प्राइवेट बैंकिंग में है उतने पीएसयू बैंकिंग में नहीं है और अगर नजरिया बड़ा है, अगर आपको 1 साल तक आप होल्ड कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि प्राइवेट बैंकिंग बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। जहां तक बात इंडसइंड बैंक की है, अगर आप लोअर लेवल देखिए तो 850 840 के आसपास बहुत सपोर्ट दिखता है। अपसाइड रेजिस्टेंस जरूर है 930 950 के ऊपर, बट मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम फ्रेम आपका 1 साल तक का है, तो बिल्कुल बने रहें। अगर चाहे तो अपना स्टॉप लॉस 840 के नीचे रखें। चलिए, राय दी जा चुकी है। अगले कॉलर है हमारे साथ राम गोपाल है लखनऊ से बातचीत के लिए। बताइए राम गोपाल जी। जी हाँ, नमस्ते जी नमस्कार, पूछिए। हाँ, 100 शेयर बर्गर पेंट के हैं 235। इसको होल्ड करें या लास्ट बुक कर ले? 1 साल का नजरिया है सर। बर्जर पेंट्स खरीदने की कुछ खास वजह है आपकी? मैंने इसके रिजल्ट आने के पहले देख रहे थे, अच्छा चल रहा था। उसके रिजल्ट आने के बाद ये डाउन हो गया है। इसलिए जी, परफॉर्मेंस तो इसने अच्छा दिया है इस शेयर ने, इनफैक्ट करीबन 1% ऊपर भी है आज। विजय, आपकी सलाह बर्जर पेंट्स पे होल्ड करने की होगी? देखिए साहब, मैं रंगोपाल जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। जब भी क्रूड सस्ता होता है तो जितनी पेंट कंपनीज है उनको बहुत फायदा पहुंचता है जी। और बर्जर पेंट नो डाउट भारत की लीडिंग कंपनीज हैं, पेंट कंपनीज हैं। अगर आप 4-5 कंपनीज में नाम लेंगे तो बर्जर का नाम जरूर आता है। तो निश्चित रूप से ऐसा कोई पैनिक वाला सौदा नहीं खरीदा आपने। दूसरी बात जो आपने करी करेक्शन की, वो ओवरऑल मार्केट में करेक्शन है, उसमें बर्जर पेंट भी है और बाकी सारे मिलती हैं। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में अगर आप एक लंबी अवधि से इसमें निवेशित रहते हैं तो निश्चित रूप से ये आपको 300 का स्तर जरूर दिखाएगा और इसमें आप बने रहिए। और कहीं पे भी कोई पैनिक नहीं दिखता मुझे इस काउंटर में। और जो क्रूड की गिरावट से नो डाउट पेंट कंपनीज को फायदा पहुंचता है और जो कंपनीज भारत में पिछले 50, 60, 70 सालों से हैं और इनका बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, तो मुझे लगता है कि कहीं पे भी रिस्क नहीं है, कंजम्पशन स्टोरी है। तो बिल्कुल आप बने रहें, इसमें कोई पैनिक की आवश्यकता नहीं है। चलिए, आपको राय दी जा चुकी। काफी अच्छा एनालिसिस विजय चोपड़ा ने बताया बर्जर पेंट्स के ऊपर और बहुत सारी कंपनीज रिलेटेड टू पेंट्स हैं, क्योंकि बहुत फायदा होता है फॉर द फॉलिंग क्रूड प्राइसेस। वक्त हो गया एक ब्रेक का, बट ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए मिड के बाजार।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मिडकैप बाजार। हमारे साथ दो जानकार बने हुए हैं। हमारे साथ विजय चोपड़ा और मानस जायसवाल हैं। अपने दर्शकों से बातचीत हमारी जारी है। कुछ और कॉलर्स को भी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि आज जो है बीजेपी और आरएसएस के बीच बैठक है, तो उस बैठक में जो है कई अहम मुद्दे पर बातचीत होनी है और साथ ही उसमें एक मुद्दा है लैंड बिल का भी, काफी अहम है। और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं आलोक प्रियदर्शी के पास। आलोक, बताइए और कौन कौन से मुद्दे हैं जिसपे डिस्कशन हो सकता है इस बैठक में? देखिए, जो जमीन अधिग्रहण बिल का मामला है, ये सबसे बड़ा मामला है, क्योंकि जब दोबारा पार्लियामेंट सेशन रिज्यूम होगा बजट सेशन का, तो ये बिल ऐसा होगा जो सरकार के लिए सबसे बड़ा चुनौती वाला होगा। और सरकार कोशिश करेगी कि किस तरह से इस बिल को लेकर आगे बढ़े, क्योंकि सरकार इस बीच एक देशव्यापी बहस चाहती है। इसलिए सरकार इस बैठक में, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो रही है आरएसएस के साथ, उसमें ये कोशिश करेगी कि तमाम जो आरएसएस का नेटवर्क है या तमाम जो आरएसएस के लोग हैं, इस बात को लेकर आम आदमी तक पहुंचे कि आखिरकार जो जमीन अधिग्रहण बिल है वो किसानों के हित में है, किसानों के विरोध में नहीं है। तो ये सरकार एक मैसेज देना चाहती है और जाहिर सी बात है कि इसमें जो आरएसएस है एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा जो दूसरे इश्यूज हैं, उसमें जो इश्यूज है वो सबसे बड़ा जो है बिहार चुनाव और उत्तर प्रदेश चुनाव। बिहार चुनाव इस साल होने वाले हैं, जबकि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है 2017 में होने वाले हैं। और दिल्ली के बाद, दिल्ली में जिस तरह से बीजेपी की करारी हार हुई थी, उसके बाद सरकार ने अपनी रणनीति बदलने की कोशिश की है और कोशिश किया है कि अभी से ही इस चुनाव में पूरी गंभीर दिख रहा है और सरकार भी इस बात को पूरी गंभीरता से ले रही है कि जो हर्ष दिल्ली में हुआ वो बिहार और उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। हालांकि ये दोनों चुनाव बीजेपी के लिए काफी मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन अभी से इसकी तैयारी चल रही है। और तीसरा जो इशू है वो है जो जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ जो बीजेपी ने सरकार बनाई थी, उसको लेकर अभी भी आरएसएस जो है वो बहुत नॉर्मल नहीं हो पाया है। उसने विरोध भी किया था बीच में, लेकिन आखिरकार जो जम्मू कश्मीर में बीजेपी किस तरह से पीडीपी के साथ अपने रिश्ते निभाएगी, इसको लेकर भी चर्चा होगी। तो कुल उसके बाद से ऐसी कोई बैठक नहीं हो पाई है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी, सरकार और आरएसएस, इन तीनों के बीच किस तरह से संबंध रहते हैं, काफी कुछ इस बैठक में जो एजेंडे तय होंगे उस पर निर्भर करेगा। तो ये जो बैठक है काफी अहम मानी जा रही है सरकार के लिए। जी आलोक, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तार से समझाने के लिए कि लैंड एक्विजिशन बिल पर बीजेपी का स्टैंड क्या है और आरएसएस की मीटिंग का क्या अहम इंपॉर्टेंस है। चलते हैं हमारे अगले कॉलर की तरफ। मिस्टर अरूप है हमारे साथ कॉल कर। चले इनका सवाल ले लेते हैं। श्री रेणुका पर इनका सवाल है। 1000 शेयर्स इनके 16 रुपए पे लिया हुआ है और पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशंस में जिस तरह की गिरावट आई है, मैं तो समझता हूँ कि वीकनेस अभी और बढ़ेगी। स्टॉक कहीं ना कहीं 9 रुपए 80 पैसे, 9 रुपए 70 पैसे के लेवल टच कर सकता है। तो कोई भी बाउंस बैक आता है जहां पर स्टॉक 13 रुपए हम बताएंगे कि आईडीबीआई बैंक जो एक पीएसयू बैंक है, व्हाई इट शुड बी 200 इंस्टेड ऑफ 72। देखते रहिए मिड के बाजार। इस साल देश में सामान्य रहेगा मॉनसून। एसोचैम स्काईमेट ने जारी किया बयान। बेमौसम बारिश से रबी की फसल को हुआ नुकसान। आज से स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा का ऐलान। एक साल के भीतर लॉन्च किया जाएगा उत्तराखंड के लिए एक और नया चैनल। जी संगम देवभूमि समारोह में उत्तराखंड की कई
शख्सियत सम्मानित। कोलकाता से बातचीत करने के लिए मंजू, बताइए अपना सवाल। गुड आफ्टरनून, पूछिए। मेरे पास शेयर है 940 के लिए हुए मेरे। तो आपको तो मुनाफा हो रहा है और रुकना चाहेंगे यहाँ पे? मैं इसके फ्यूचर के बारे में पूछना चाह रही हूँ। ठीक है, ठीक है। मेरे को कितने दिन तक बने रहना चाहिए, तो कितना मेरे को इसमें प्रॉफिट मिल सकता, क्या मैं कितना समय दे सकती है मंजू आप इसको, सनफार्मा को? और मेरा एक सवाल हो रहा है इस पे ऑयल इंडिया पे, सनफार्मा पे आप कितने समय और रुक सकते हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं शॉर्ट टर्म के लिए लिया था मैंने ये। अच्छा, शॉर्ट टर्म के लिए लिया था। ठीक है, ठीक है, ओके। और सीमेंट पे भी सवाल है। By leaps and bounds, ICICI Prudential Mutual Fund. नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। निफ्टी 6 पॉइंट्स लोअर ट्रेड कर रहा है 8564 पर और सेंसेक्स में 54 पॉइंट्स हायर ट्रेड कर रहा है। पर चलते हैं डायरेक्टली साक्षी बत्रा के पास में, जान लेते हैं कि टी प्राइजेस में जो With the Indian economy expected to grow by leaps and bounds, ICICI Prudential Mutual Fund खराब रेनफॉल के चलते केन्या में चाय के प्रोडक्शन को काफी नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि केन्या वर्ल्ड का लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर है, जिसके प्रोडक्शन में हिट होने की वजह से सप्लाई कंस्ट्रेंट्स रही हैं और जिसकी वजह से दाम बढ़ सकते हैं। हाल ही में हमने देखा कि केन्या में ऑलरेडी 24% तक दाम बढ़ चुके हैं चाय के। और साथ ही साथ अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडियन टी एसोसिएशन का ये कहना है कि भारत में लगातार 2 साल से चाय के प्रोडक्शन में कमी आई है, क्योंकि यहाँ पर भी स्कैंटी रेनफॉल का एक्सपीरियंस हुआ है। असम और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स में, जो कि लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं हमारे। और पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो 15% अप्रूव होती है, तो कहीं ना कहीं चाय के प्राइसेस स्टेबलाइज हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम मई में ये देखेंगे कि चाय के दाम डेफिनेटली बढ़ेंगे। यहाँ से जैसे आपने कंपनियों के बारे में बात किया, तो जैसे चाय की कंपनियां मैक्लोइड, रसल या फिर जयश्री टी या टाटा ग्लोबल, इन सब के रियलाइजेशन में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाई दे सकता है अगर ये प्राइसेस इंक्रीज करते हैं तो। थैंक यू साक्षी, ये सारे शुगर्स बताने के लिए। तो साक्षी ने यहाँ पर बताया क्योंकि स्कैंटी रेनफॉल का यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है और इनफैक्ट इंटरनेशनल प्राइसेस जो है वो बढ़ सकते हैं क्योंकि प्रोडक्शन इम्पैक्ट हुआ है और कीनिया में ऑलरेडी 24% प्राइस बढ़ चुके हैं लास्ट फ्यू मंथ्स में। विजय, इस खबर पे आपका टेक लेना चाहूंगी। कोई चाय कंपनी आप इनमें से सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं चेक करना चाहूँ कितना रिटर्न मिलेगा, तो मैं कहाँ चेक करूँ, कोई URL? देखिए, 2-3 चाय कंपनीज हैं। एक तो धनसरी एग्रो करके कंपनी है, जयश्री टी है, टाटा ग्लोबल है। ये 3 कंपनीज हैं जिन पर मैं इम्पैक्ट देखता हूँ कि चाय की जो प्राइसेस है बढ़े उसका फर्क पड़ेगा। तो इन तीनों स्टॉक्स में हम नजर रख सकते हैं और मुझे लगता है कि इसका अगर पॉजिटिव इफेक्ट देखें तो 15 से 20% का राइज कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं होगा और हम कंफर्टेबली इसमें पैसा बना सकते हैं। तो कोई भी निवेशक है इस समय पर टाटा ग्लोबल में कहूंगा, जयश्री टी और धनसरी एग्रो, इनमें से किसी भी स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। चलते हैं हमारे एग्री कॉर्नर की तरफ। हमारे साथ है जय गुप्ता दिल्ली से। गुप्ता जी, आपका सवाल क्या है?
सर मेरे पास HFCL है 2600 @ 21 और मैगमनी है मैगमनी ऑर्गेनिक @2566 1200 शेयर। सर इसका फ्यूचर क्या है, कितना राइजिंग क्या होगा? मेग मनी ऑर्गेनिक्स आपने कितने पे लिए? ये 25 रुपया 66 पैसा एवरेज है। ठीक है, आपको राय दिला देते हैं। मानस टेक्निकल पर्सपेक्टिव से हिमाचल फ्यूचरिस्टिक के इनके पास शेयर है 2600 @ 21 रुपीज पे उन्होंने लिए हुए हैं, और दूसरा शेयर है इनके पास है मेग मनी ऑर्गेनिक्स @25.66 पर। आपकी क्या राय है ये दोनों शेयर पर इनके लिए? देखिए, जहां तक बात HFCL की है, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स कंटिन्यूसली बन रहे हैं और मैं तो समझता हूँ कि यहाँ से भी गिरावट अभी और बढ़ेगी। स्टॉक कहीं ना कहीं 14 रुपए या 13 रुपए 75 पैसे तक के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। तो कोई भी बाउंस बैक आता है जहां पर स्टॉक 17 रुपए के आसपास आए तो वहां पर निकलने की कोशिश करें HFCL से। दूसरा स्टॉक जो मेग इन्होंने बताया उसमें भी पैटर्न्स बिल्कुल क्लियरली डाउन साइड है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स कंटिन्यूसली देखे जा रहे हैं और यहाँ भी मेरा रिकमेंडेशन सेम है कि अगर कोई बाउंस बैक मिलता है और स्टॉक 17 रुपए 50 पैसे 18 रुपए के आसपास आए तो वहां पर निकलने की कोशिश करें। डाउन साइड टारगेट चेन्नई से बातचीत के लिए महेश, बताइए अपना सवाल। हेलो महेश, प्लीज टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, अपना सवाल पूछिए। हाँ, ये कोल इंडिया के शेयर है हमारे पास 5000 शेयर है, 400 के भाव से लिए हुए हैं। तो ल्यूपिन की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, 40 है। ल्यूपिन? हाँ, लुपिन का लेने के लिए खरीदना है आपने, ऑलरेडी खरीदा हुआ है? नहीं, ऑलरेडी है, उसमें ऐड कर सकते हैं कि कोल इंडिया का बेच के 1000 शेयर व्यू लेना चाहूंगी और एडिशनल बाइंग यहाँ पे आप रिकमेंड करेंगे इनको ल्यूपिन पे। करीबन आधा % की बढ़त है, आज इस काउंटर पर 1919 पर ट्रेड कर रहा है। आपकी सलाह होगी एडिशनल बाइंग की? कर रहा है। कुछ और कॉलर से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं फार्मा सेक्टर का हाल, क्योंकि हमने खास बातचीत करी वोकार्ड के चेयरमैन हाबिल खुराकीवाला से। उनका कहना है कि फार्मा सेक्टर की दिक्कतों पर ध्यान देना चाहिए और साथ ही फार्मा में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए सरकार को। आइए देख लेते हैं। हमारे साथ है दिग्गज फार्मा कंपनी वोकार्ड के चेयरमैन श्रीमान हबील खुराकीवाला जी। सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, फार्मा सेक्टर के अंदर जो रेगुलेटरी दिक्कतें हैं वो कितनी ज्यादा है? रेगुलेटरी दिक्कत ज्यादा तौर से जो क्लिनिकल ट्रायल होती है उस पर ज्यादा तौर से है, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो गई है और जो रिक्वायरमेंट है वो रिएक्शन हो रहा है बिकॉज एनजीओ को और कुछ पहले बराबर थी मगर अभी इट्स आई डोंट कॉल इट टाइटनिंग बट बहुत कॉम्प्लिकेट कर ली है रिक्वायरमेंट। सो अप्रूवल क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए बहुत टाइम होता है। हमारी ये सोच है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच नहीं होना चाहिए, साइंटिफिक अप्रोच हो। बड़ी है दुनिया, बड़े हो अगर सपने तो बढ़ जाती है। तो रिसर्च स्पेंड इंडियन कंपनीज ज्यादा बड़ी है दुनिया, बड़े हो अगर सपने तो बढ़ जाती है। So in fact, pharmaceutical companies in India about 8-10% of sales है वो रिसर्च में कर रही है और उसके पास कैपेबिलिटीज है, उसको अप्रोच भी है, प्रोडक्ट वाइज ग्लोबली कॉम्पिटिटिव भी है। 50% ऑफ इंडस्ट्रीज का टर्नओवर इंटरनेशनल से आता है और बहुत सी कंपनियां हैं उसका 80% सेल्स आर आउटसाइड इंडिया है। So, बड़ी है दुनिया, बड़े हो अगर सपने तो बढ़ जाती है। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। ब्रेकिंग खबर आ रही है, JSPL के दोनों कोल ब्लॉक जो हैं वो सरकार ने कोल इंडिया को दिए हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और कोल मंत्रालय ने चिट्ठी भी जारी की है। इनफैक्ट क्योंकि JSPL को काफी बड़ा झटका लगा है, सरकार ने उसके 3 कोल ब्लॉक्स रद्द कर दिए थे क्योंकि मामला जो था कार्टेलाइजेशन का था और जी बिजनेस ने लगातार ये मुहिम चलाई थी कि कार्टेलाइजेशन का
बड़ी है दुनिया, बड़े हो अगर सपने तो बढ़ जाती है। क्योंकि 2 कोल ब्लॉक्स जो हैं अब वो कोल इंडिया को दिए हैं। सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये खबर है। ज्यादा जानकारी के लिए तरुण है मेरे संवाददाता। तरुण, बताइए कौन से वो 2 कोल ब्लॉक्स हैं, क्योंकि 3 कोल ब्लॉक तो ऑलरेडी रद्द कर दिए हैं सरकार ने। अब जो 2 कोल ब्लॉक्स हैं वो कोल इंडिया को दे दिए, क्योंकि ये बात पहले भी सरकार बोल रही थी कि कोल इंडिया को दिए जाने हैं ये ब्लॉक्स। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो गारेकालमा के कोल ब्लॉक हैं 4x2, 4x3 वो दे दिए गए हैं कोल इंडिया लिमिटेड को। कंफर्मेशन बड़ी है दुनिया, बड़े हो अगर सपने तो बढ़ जाती है। को ये कोल ब्लॉक्स दे दिए जाए या फिर री ऑक्शनिंग हो, तो गवर्नमेंट ने शायद टेम्पररीली बिकॉज कोल प्रोडक्शन अफेक्ट ना हो इसीलिए ये डिसीजन लिया है। आगे और डिटेल्स अगले 2 या 3 घंटे में हम आपके पास, जैसे हमारे पास ऑफिशियल कंफर्मेशन आ जाएगा और डिटेल्स इसके बारे में दर्शकों को बताएंगे। तरुण, फिलहाल तरुण, व्हाट इज द जी मनोज, प्लीज गो अहेड। ओके, व्हाट इज द एग्जैक्ट रीड थ्रू? अगर ये जो ब्लॉक्स जो कोल इंडिया पे ट्रांसफर किए गए हैं, इसका कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस को